किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी तब तक पूरी नहीं हो सकती या तब तक अधूरी है जब तक हमें उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में नहीं पता। यहाँ पर सिलेबस से मेरा मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट सिलेबस उसका नहीं पता। एग्जैक्ट सिलेबस से मतलब कि हमें सिलेबस के वो पार्ट नहीं पता जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज वाले टॉपिक्स अगर हमें नहीं पता है तो फिर हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम सारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना भूल जाते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एग्जैक्ट सिलेबस फॉर सीयूईटी पीजी फिजिक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। सीयूईटी पीजी के जो पहले एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सीयूईटी पीजी फिजिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको श्योर करने चाहिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को कंटिन्यू किया जाए तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूं पिछले 2 साल के पेपर के बेस पर कर रहा हूं, यानी कि सीयूईटी पीजी 2022 और 2023, है ना। ये 2 पेपर ही मैंने क्यों लिए, क्योंकि 2021 तक ये एग्जाम जो हुआ करता था उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। 2022 से ही पैटर्न चेंज हुआ है, 2022-23 का मैंने इसलिए पेपर लिया है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले ही सीयूईटी पीजी फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस की क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कुल कितने मॉड्यूल्स बने हुए हैं, तो वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके और वो एक पूरा का पूरा सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, या फिर इवन आप गूगल करके भी वो सिलेबस चेक कर सकते हैं। 7 आपके मॉड्यूल होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना के 7 टोटल मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, टोटल 7 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स जिसका पूरा नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मैकेनिक्स, वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 2023 की बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर 9 क्वेश्चन थे 2023 में। 2022 की बात करें तो 10 क्वेश्चन, लगभग सेम सा सिनेरियो होता है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए, 9-10 इसके बीच में चलता रहता है। मैकेनिक्स में 2022 में 8 क्वेश्चन थे, 2023 में ड्रास्टिकली चेंज इसमें देखने को मिला, लगभग 14 क्वेश्चन आ गए मैकेनिक्स के अंदर। वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स पूरा सब्जेक्ट पूरा मॉड्यूल को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा मॉड्यूल अपने आप में हो सकता है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो यहां पर 12 क्वेश्चन थे, मैंने यहां इसको सेगमेंट में करके लिखा है, तोड़ के लिखा है। वेव्स एंड ऑसिलेशन से 8 क्वेश्चन थे 2022 में, जबकि ऑप्टिक्स से कुल में 4 क्वेश्चन थे, टोटल 12 क्वेश्चन थे। वहीं 2023 की मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से ज्यादा बढ़ गए, 7 हो गए, और वेव ऑसिलेशन से कुल में 4 क्वेश्चन रह गए। ऑन एन एवरेज देखें तो 11-12 क्वेश्चन ही चल रहे हैं, पर जो सब्जेक्ट का रेशो है, सब्जेक्ट का वेटेज है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऑप्टिक्स से इतने क्वेश्चन आएंगे या वेव ऑसिलेशन से इतने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक अमूमन एवरेज आप ले सकते हो, एक एवरेज नंबर आप पकड़ सकते हो कि हाँ इतने क्वेश्चन यहाँ से मेरे को दिखेंगे ही दिखेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से देखें तो 12-13 के आसपास का मामला चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से 10-12 का काम चलता है, 10 या 12 इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल 9-10, सॉलिड स्टेट 9-10 या 10-12 के आसपास चलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो टोटल 75 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन आपको हर एक मॉड्यूल से मिलेंगे। किसी एक मॉड्यूल में 12-14 तक भी पहुंच जाते हैं, किसी एक मॉड्यूल में 10-9 तक भी रह जाते हैं, पर हाँ उससे कम कहीं भी नहीं जाते हैं। तो अगर आप वेटेज की बात करें तो लगभग मॉड्यूल वाइज बात करें तो लगभग सभी इक्वली वेटेज में हैं, लगभग सभी से सेम से क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रायोरिटी देना चाहें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए तो मॉडर्न फिजिक्स से 12-13 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके अलावा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपके, क्योंकि 3rd ईयर में भी होता है, आप लोग पढ़ रहे होते हैं उसको, तो आपने उसको रिसेंटली पढ़ा होता है तो आपको पढ़ने में आसान लगता है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां से भी 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप 3rd ईयर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जो ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है इसको आप पहले करिए, क्योंकि इनको कवर करते हैं तो आपके करीबन 24 से और 26 क्वेश्चन तक आपके कवर हो जाता है ना। उसके बाद आपको मैथमेटिकल फिजिक्स लेना चाहिए, और मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद अगर आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल या फिर मैकेनिक्स में से किसी एक पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में आप सब्जेक्ट उठाएं वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इस पूरे मॉड्यूल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है। कुछ बच्चों को समझने में थोड़ा सा
टफ भी लगता है और क्वेश्चंस हालांकि इसके हो जाते हैं एग्जाम में, पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितना बड़ा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिनके वेटेज ज़्यादा है, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं तो मैथमेटिकल फिजिक्स से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले 2 साल में, ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के, कर्ल के, कॉम्प्लेक्स नंबर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स, अगर ये 10 क्वेश्चन है मैथमेटिकल फिजिक्स के, 10 में से करीबन 5 क्वेश्चन जो है, 5 से 6 क्वेश्चन मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के रहते हैं, बाकी सब में बटे हुए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो सेंट्रल फोर्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। सेंट्रल फोर्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक और यहां पर मैंने नहीं लिखा है, मैं इंक्लूड कर देता हूं उसको, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन। हालांकि वो सेंट्रल फोर्स में आ जाता है, फिर भी मैं उसको अलग से करके लिख देता हूं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आपका आ जाता है सेंटर ऑफ मास आ जाता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, ये सब आपके आ जाते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में से। अब इनमें भी मैं इंपॉर्टेंट अगर आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट इनमें भी है तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अगर 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से करीबन 5 क्वेश्चन आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से मिलेंगे। सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशन वेरी करता है, मतलब एक बार सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, एक बार ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिले हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अपने आप में बड़ा सेगमेंट है, जिसमें सेंटर ऑफ मास भी कवर हो जाता है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कवर हो जाता है। कई बार इसके अंदर एनर्जी जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप कह लें कि वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं वेव ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स। तो वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स पूरा सेगमेंट की बात करूं तो अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है। सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स की बात कर लूं तो ऑप्टिक्स में एक तो डायफ्रैक्शन के बाद डायफ्रैक्शन में भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और एक वो जो कंडीशन होती है प्रिंसिपल मैक्सिमम मिनिमा वाली, वो वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे कि जो टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, उनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं पेपर के अंदर। अगर मैं वेव्स की बात करूं तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग, डॉपलर इफेक्ट, यहां से मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा पाइप के क्वेश्चंस या फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूं तो एसएचएम, डैम्ड ऑसिलेशन और लेसाजस फिगर्स। ऑसिलेशन में एसएचएम, डैम्ड ऑसिलेशन, लेसाजस फिगर, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेसाजस फिगर्स, इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। वेव्स में एक अगर डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आए तो आए, ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली जहां से क्वेश्चन आता है वो होता है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, है ना। तो ये टॉपिक ऐसे पक्के टॉपिक है, लाइक ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, लेसाजस फिगर्स, है ना, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डायफ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये ऐसे पक्के टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉडर्न फिजिक्स की बात कर ले। मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे पहला वाला चैप्टर होता है ना, मैं पहला वाला चैप्टर कौन सा होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप लोग पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, आप लोग पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। वो जो चैप्टर है वो कोर्स चैप्टर है किसके लिए, सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि सीयूईटी पीजी एग्जाम में कैलकुलेटर आपको लागू होता नहीं है, तो कैलकुलेशन बेस वाले क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे नहीं। और अगर इस चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो फिर लगभग सारे क्वेश्चन जो है लंबी लंबी कैलकुलेशन लेके चलते हैं, तो उन चैप्टर्स के पीछे दिमाग खपाना मेरे हिसाब से वेस्टेज है। हाँ, वहां पे आप कुछ क्वेश्चन कर लें, जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको कर लें, या फॉर्मूला आप उनको याद कर सकते हैं। बाकी इतने लंबे लंबे क्वेश्चन अगर आते भी हैं एग्जाम में तो उनके पीछे टाइम खपाना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि 2 घंटे के टाइम में अगर हम उन क्वेश्चन को करने बैठ जाएंगे तो हमारे बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। और फिर भी अगर आपको इंपॉर्टेंट की बाकी बात करनी है तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स और पार्टिकल इन 1 डायमेंशन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट होता है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शन। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक फिजिक्स से आते हैं। अगर ओवरऑल पूरे में से इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और बोहर एटॉमिक्स मॉडल। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो ईएम वेव्स, अनडाउटेडली ईएम वेव्स आपको करना ही करना है, उसको किसी हालत में आप नहीं छोड़ सकते, जितना भी उसके अंदर है सब करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप नहीं छोड़ सकते। इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं वो आपको करना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ना है। बाउंड्री कंडीशन के जो फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको आना चाहिए।
मल्टीपोल एक्सपेंशन, डायपोल एक्सटेंशन, ये सब आपको थोड़ा इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करूँ तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो भी 3 स्टैटिस्टिक्स है हमारी, एमबी स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, है ना, और जो फर्मी ड्राइक स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स कौन सी कब लगेगी, क्या फॉर्मूले होते हैं, कब कहाँ वैलिड होती है, फर्मियोन्स किसको कहते हैं, बोसोन्स, तो इस तरह के ये स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तय ये बनते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रिस्टलोग्राफी से, सिर्फ सॉलिड स्टेट से बात करूं तो क्रिस्टलोग्राफी से। देन इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करता हूं तो बीजेटी यानी कि ट्रांजिस्टर, जीना डायोड, ओपैम, और अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करूं तो लॉजिक गेट्स। तो कुल मिलाकर अगर इन टॉपिक को काउंट भी करते हो तो मेरे हिसाब से भी 30 से ज़्यादा टॉपिक ये नहीं बन रहे होंगे, 30-35 से ज़्यादा टॉपिक ये नहीं बन रहे होंगे। तो इन टॉपिक को आप ढंग से तरीके से करके जाते हो, अच्छे से रगड़ के जाते हो इन टॉपिक्स को, तो आप एग्जाम में इजीली स्कोर कर सकते हो। पर अगेन ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, तो अगर आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई की हुई है तो इन टॉपिक्स पे आप अगर ज़्यादा फोकस करके चलते हैं, न्यूमेरिकल भी कर लो और इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जितने भी कर सकते हो कर लो, तो आपके आराम से 200 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET पीजी फिजिक्स एग्जाम के लिए, या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो आप मेरा जो ये बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसका 3rd बैच चल रहा है, लाइव बैच होता है, ये शाम को क्लास चल रही है 5 बजे। इस बैच में आपको जो प्रीवियस बैचेस में सब्जेक्ट हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, और बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो आपके लाइव होंगे। तो इसलिए इस बैच की जो फीस है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है मैंने। इसके पहले वाले बैचेस में फीस थी 3500, इस बैच में जो फी रहेगी वो 3200 रहेगी। अभी ये बैच स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर को, अभी 2 दिन हुए हैं इस बैच को स्टार्ट हुए। तो जो रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको सब्जेक्ट्स वो होगा मॉडर्न फिजिक्स, और होगा एक वेव, जो ऑसिलेशन वेव्स जो हैं वो आपके रिकॉर्डेड होंगे, बाकी सारे आपके लाइव होंगे। ये बैच जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्च तक चलेगा, 5 मार्च तक पूरा सिलेबस इसका कंप्लीट होगा। बैच की जो वैलिडिटी रहेगी आपकी जून तक, ये बैच आपके पास जो ऐप है आपकी निंजा प्रेप बाय कपिल सर, यानी कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैलिडिटी इस बैच की रहेगी जून तक, है ना। तो अगर आप लोग एक अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं JNU, आप जाना चाहते हैं DU, आप जाना चाहते हैं BHU या HCU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए आपको CUET PG फिजिक्स का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े थे वो इन यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे हैं, तो अगर आप में से कोई जानते हो उन्हें तो आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ तो ये बैच अभी चालू हैं, अभी जस्ट ओपन हुए हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको YouTube से प्रिपरेशन करनी है तो YouTube पर भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हैं, वो फ्री लेक्चर्स पड़े हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर कर भी आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा या रहने वाला होगा। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दो और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।